जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सबका स्वागत है और आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, रिवीजन बराबर चल रहा होगा। और जैसा कि चौहान सर की क्लास में आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में टॉपिक चल रहा था। जैसे कांग्रेस मैंने आपको पढ़ा दिया था, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं आपको पढ़ा दिया था, नोट्स तैयार करा दिए थे, वीडियो अपलोड कर दिया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है ठीक वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को देखें, अपने नोट्स तैयार करें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, रिवीजन बराबर करते रहें। और आज की चौहान सर की क्लास में बात होगी आधुनिक भारत में। इसी के आगे हम आपको बात करेंगे आज ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था या अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भारत में भू राजस्व नीतियां क्या थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व की नीतियां क्या थी या ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की व्यवस्था कैसी थी, क्या व्यवस्थाएं थी, उन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं लाई थी। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में लगभग 90% लगभग चांसेस रहते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी का एग्जाम हो या आपका यूपीएससी एग्जाम हो। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। 2 क्वेश्चन के लगभग 90% चांसेज है, 90% 92% चांसेज रहते हैं पूछे जाने के। जैसा कि मैं आपको अभी टॉप पॉइंट लिखूंगा तो आप लोग खुद एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये पॉइंट टॉपिक पूछा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्लास मिस मत करिएगा। जो लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी अपने नोट्स तैयार कर सकें और रिवीजन कर सकें, पढ़ाई को चालू रखें। अपना आइए समय न लेते हुए बात करते हैं। मैंने आपको बताया ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था या अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई भू राजस्व नीतियां, ये इसकी क्लास होनी है आज की। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की व्यवस्था क्या थी या अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई भू राजस्व नीतियां, भू राजस्व की क्या नीतियां थी, तो इसके बारे में आज की हम क्लास में डिस्कस करते हैं। आइए कौन कौन सी नीतियां थी पहले तो ये समझिए। ऐसे नहीं, वैसे बनाते हैं। भू राजस्व ध्यानपूर्वक सुने, बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहली आपकी इजारेदारी, सेकंड आपकी स्थायी बंदोबस्त। अब समझ में आ गया होगा कि आप टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चौथी आपकी महालवाड़ी बंदोबस्त। ये व्यवस्था थी अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई 4 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। 4 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। पहली आपकी इजारेदारी, दूसरी स्थायी बंदोबस्त, तीसरी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, चौथी महालवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश भारत में जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो आपकी 4 प्रकार की व्यवस्था थी। पहली आपकी इजारेदारी, दूसरी स्थायी बंदोबस्त, तीसरी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, चौथी महालवाड़ी बंदोबस्त। तो ये ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था थी या अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीतियां थी। आप समझिए इसको। इजारेदारी को हम फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, फार्मिंग सिस्टम। स्थायी बंदोबस्त को हम जमींदारी बंदोबस्त और इसी का एक तीसरा नाम स्तमरारी बंदोबस्त। ये तीनों इसी के नाम है, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था और स्तमरारी बंदोबस्त। तीसरी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, चौथी महालवाड़ी बंदोबस्त। चलिए भैया हम आपको बताते हैं आगे। तो ये 4 प्रकार की
बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था थी। अब आइए इसको मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ, फिर इसको मैं आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ पे शॉर्ट में समझिए, इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम, इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम। तो इसको यहाँ पे समझने के लिए पहले आपको यहाँ पे देख लो, अच्छा यहीं पे देख लो, 1772 में इसको वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो, ये ध्यानपूर्वक लिखिएगा, राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान ना दीजिए, मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो, 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो ने, और ये आपकी मालवाड़ी व्यवस्था 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। तो ये 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग। तो ये 4 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी जो अंग्रेजों ने भारत में लागू की थी। पहली आपकी फार्मिंग सिस्टम, जिसे इजारेदारी के नाम से जाना जाता है, इसको 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। दूसरी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, ठीक, इसको जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था, इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, और इसको 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था आपकी 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने लागू किया था। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने लागू किया था। और इसको यहाँ एक और लिख लो, यहाँ पे रीड और थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। अब रीड कहाँ से आ गया अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था को सर्वप्रथम रीड ने लागू किया था, लेकिन उसको सुचारू रूप से पूरी तरह से थॉमस मुनरो ने लागू किया था। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और थॉमस मुनरो के नाम से जाना जाता है। दोनों थे, थॉमस रीड और थॉमस मुनरो, आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा तो ये आप याद रखिएगा, रीड और थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1820 में, मालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने, 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने। तो ये 4 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। आइए अब इसको बात करते हैं। यहाँ पे पहली व्यवस्था मैं आपको इनको डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, बोला था। अब यहाँ बात कर लेते हैं। आइए 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था, अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को मालगुजारी का अधिकार प्राप्त हो गया था। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने का अर्थात मतलब है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मालगुजारी का अधिकार प्राप्त हो जाना। मालगुजारी भत्ते का अधिकार, जो मालगुजारी था उसका अधिकार किसको प्राप्त हो गया था? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मालगुजारी करने के लिए, ठीक, मालगुजारी करने के लिए उसको वो उसकी नीलामी कर दी, ठेके पे देने लगे। ठेकेदार जो ज़्यादा अधिक बोली लगाता था उस ठेकेदार को मालगुजारी का अधिकार दे दिया, और ठेकेदार मनचाहे तरीके से मालगुजारी का कर राजस्व वसूलते थे, कर राजस्व वसूलते थे। इसके बाद 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो जाने के बाद, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू, तो बंगाल में 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो जाने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने वहाँ पर एक पंचवर्षीय योजना या बंदोबस्त कह लो। अभी मैं ये भी बता रहा हूँ कैसे। देखिए यहाँ से तो 1765 ईस्वी में इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मालगुजारी का भत्ता प्राप्त हो गया था, अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके बाद भारत जो था
वो कृषि का, भारत में जो कृषि का ज़्यादा उत्पादन होता था, क्योंकि भारत में कृषि जो थी वो आमदनी का मुख्य साधन था। भारत में जो था कृषि आमदनी का मुख्य साधन था। तो अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान उस पर भी गया, राजस्व, वहाँ से भी राजस्व वसूलने का ध्यान उधर चला गया और राजस्व के रूप में कर वसूलने का ध्यान उधर चला गया, कृषि पर चला गया। कृषि से जो भूमि उपज का, जो कृषि से उपज का जो कुल उत्पादन होता था उस पर राजस्व लगाने का ध्यान ईस्ट इंडिया कंपनी का चला गया, क्योंकि कृषि उस समय आय का प्रमुख साधन था, आय आमदनी का मुख्य साधन कृषि थी। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान उस पर भी राजस्व के लिए चला गया, कर के रूप में उस पर भी कर लगाने के लिए चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में 2 शासन समाप्त हो जाने के बाद 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने ये एक पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, कर के रूप में कृषि पर, एक कर के रूप में राजस्व के रूप में एक पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था की योजना बनाई। पंचवर्षीय राजस्व के रूप में कर वसूलने, कृषि से कर वसूलने के लिए एक पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था या बंदोबस्त योजना को बनाया। पंचवर्षीय व्यवस्था या पंचवर्षीय योजना या व्यवस्था लागू की गई, जिसको फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना गया, जिसको इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना गया। तो फार्मिंग सिस्टम को किसने बनाया था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था और इस पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे कृषि से हम राजस्व को रूप में कर वसूल कर सकें। तो इसको, इस सिस्टम को फार्मिंग सिस्टम कहा गया। और इसमें जो ये व्यवस्था की गई थी, फार्मिंग सिस्टम जो किया गया था, इजारेदारी की व्यवस्था की गई थी, इसमें जमींदारों को महत्व दिया गया था, जमींदारों को महत्व दिया गया था। इस पंचवर्षीय में जमींदारों को महत्व दिया गया था, इसमें जमींदार का महत्व था। इस पंचवर्षीय जो बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसके असफल हो जाने के बाद एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। इसके बाद एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई और इस दोनों व्यवस्था में जमींदारों को महत्व दिया गया था। इस बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को महत्व दिया गया था, फार्मिंग सिस्टम में जमींदारों को महत्व दिया गया था। लेकिन ये पंचवर्षीय व्यवस्था और एक वर्षीय व्यवस्था ये असफल रही, पंचवर्षीय व्यवस्था और एक वर्षीय व्यवस्था असफल रही, किंतु इसमें असफल रही है। इसके बाद ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1781, पहले से यहाँ पे लिख लो 1774 फिर 1781। 1774 में कॉर्नवालिस ने एक व्यापार बोर्ड का गठन किया, 1774 में कॉर्नवालिस ने एक व्यापार बोर्ड का गठन किया। इसके बाद 1781 ईस्वी में इस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में 1781 में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में सुधार करने के लिए, इस प्रणाली में सुधार करने के लिए कलकत्ता में एक राजस्व समिति का गठन किया गया। इस लागू की गई इस पंचवर्षीय और एक वर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में सुधार करने के लिए, इस प्रणाली में सुधार करने के लिए कॉर्नवालिस ने 1774 में एक व्यापार बोर्ड का गठन किया और 1781 में कलकत्ता में राजस्व समिति का गठन किया गया। कलकत्ता में राजस्व समिति का 1781 में राजस्व समिति का गठन किया। इसके बाद इस पंचवर्षीय और एक वर्षीय व्यवस्था असफल क्यों हुई थी? क्योंकि इसमें केंद्रीकृत ढांचा नहीं था, क्योंकि मनचाहे तरीके से कर वसूल रहे थे, राजस्व की वसूली की जा रही थी। इसके बाद एक 1790 ईस्वी में 1790 ईस्वी में इतना हो गया। 1774 में व्यापार बोर्ड और 1781 में कलकत्ता में राजस्व समिति का कॉर्नवालिस ने गठन किया। इसके बाद 1790 ईस्वी में एक 10 वर्षीय इन दोनों पंचवर्षीय और एक वर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के असफल हो जाने के बाद 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की योजना बनाई, फिर से सुनिएगा, 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था प्रणाली बनाई, एक नई प्रणाली बनाई, जिसको 1793 ईस्वी में स्थायी रूप दिया गया, जिसके कारण इस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का नाम स्थायी बंदोबस्त। फिर से सुनिएगा,
1790 ईस्वी में पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त और 1 वर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के असफल हो जाने के कारण, प्रणाली के असफल हो जाने के कारण 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था या भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली का निर्माण किया है। भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था या 10 वर्षीय भू राजस्व प्रणाली का निर्माण किया, जिसको 1793 ईस्वी में स्थायी रूप दिया गया, जिसको 1793 ईस्वी में स्थायी रूप दिया गया, जिसको 1793 ईस्वी में स्थायी रूप दिया गया, जिससे इसका नाम स्थायी बंदोबस्त पड़ गया, जिससे इसका नाम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पड़ गई, जिससे इसका नाम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पड़ गई। कौन बनाया था? कॉर्नवालिस ने बनाया था। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को, इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक या प्रणेता सर जॉन शोर को कहा जाता है, माना जाता है। सर जॉन शोर को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक या प्रणेता के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इसको एग्जाम्पल करके हाईलाइट कीजिएगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रणेता के रूप में किसको जाना जाता है? सर जॉन शोर को जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो सर जॉन शोर को जाना जाता है। लेकिन स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था का लागू किसने किया था, बनाया किसने था? 1793 ईस्वी में 90 में कॉर्नवालिस ने बनाया था और इसको स्थायी रूप 1793 में पड़ा था, जिसके कारण इस बंदोबस्त व्यवस्था का नाम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पड़ा। बनाने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इसको बंदोबस्त को लागू बनाया, पूरा स्थायी रूप दिया गया और इसको बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में इसको लागू किया गया था और इसको कॉर्नवालिस ने स्थायी रूप दिया था, बनाया था और स्थायी रूप 1793 में पड़ा था, जिसके कारण इसका नाम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था रखा गया। अब इसके बाद इसके प्रणेता, स्थायी बंदोबस्त के प्रणेता या जनक सर जॉन शोर को जाना जाता है। सर जॉन शोर के रूप में, प्रणेता के रूप में सर जॉन शोर को जाना जाता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अभी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में अभी है, मैं अभी इसको इधर से साफ कर रहा हूँ, फार्मिंग सिस्टम, या अभी ये नीचे थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। पहले इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, फिर इसके पहले इसके बारे में स्थायी बंदोबस्त। ये हो गई आपकी फार्मिंग सिस्टम। अब स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जो 1793 में इसको स्थायी रूप दिया गया और इसका नाम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पड़ा, तो इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ था। जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ था, इसी कारण इसको जमींदारी व्यवस्था भी बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक किसको माना गया? भूमि का मालिकाना हक जमींदार को माना गया, जमींदार को माना, क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कर वसूलते थे वो कर जमींदार से लेते थे, कर जमींदार से लेते थे, ना कि किसान से लेते थे। इसलिए कर एक जमींदार से ही कर की वसूली करते। 10 वर्ष में कर की वसूली की जाती थी और वो कर की वसूली जमींदार से की जाती थी, जिससे जमींदार को ही, जमींदार अपने मन तरीके से कार्य करते थे और किसानों से अपने तरीके से कर वसूलते थे, और जिसे भूमि का वास्तविक मालिकाना हक जमींदार को ही माना गया, भूमि का मालिकाना हक जमींदार को ही माना गया, जिसके कारण इस बंदोबस्त व्यवस्था को, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। और ये व्यवस्था आपकी कहाँ लागू हुई थी? ये देखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का बनारस और उत्तरी कर्नाटक। और ये ब्रिटिश भारत के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था, ठीक, उसके 19% भूभाग पर लागू हुई थी। 19% भूभाग पर लागू हुई थी, 19% भूभाग पर लागू हुई थी। फिर से इसको अब यहीं से अभी हम हटा के फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। फिर से देखिएगा, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, ये ब्रिटिश कालीन जो भूभाग था, ब्रिटिश अधिकाराधीन जो क्षेत्र था, भारत का जो ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था, उस क्षेत्र के 19% भाग पे ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र या अंग्रेजों द्वारा जो अधिकार किए गए क्षेत्र था, भारत का जो अधिकाराधीन, अंग्रेजों का जो अधिकाराधीन क्षेत्र था भारत पर, भारत के जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस क्षेत्र के 19% भाग पर लागू होता है। इसको एग्जाम पास करके हाईलाइट कीजिएगा। ये पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश कालीन अधिकाराधीन क्षेत्र के कितने % भाग
भूभाग पर लागू की गई थी, तो 19% भूभाग पर लागू की गई थी, 19% भूभाग पर लागू की गई थी। और इसमें कर के रूप में, राजस्व के रूप में जो कर वसूला जाता था वो ईस्ट इंडिया को 10 कुल उत्पादन का, कुल उपज का 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था और 1/11 भाग, अर्थात 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। मतलब समझिए यहाँ पे 11 कुल उत्पादन का, तो उत्पादन 11 हुआ, 11 में 10 भाग, 10 भाग पूरा जो था 10 भाग आपका कर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। तो 11 में से 10 भाग जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया तो एक भाग किसके पास रह गया? जमींदार के पास। इसलिए जमींदार बहुत अधिक मात्रा में कर वसूलते थे। ठीक, तो इसमें किसानों का शोषण होता था। फिर से सुनिएगा, स्थायी बंदोबस्त में कर के रूप में, यहाँ पूछा जाएगा स्थायी बंदोबस्त में कर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का कितना भाग प्राप्त होता था? राजस्व का कर के रूप में राजस्व का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 भाग प्राप्त होता था और जमींदार को प्राप्त होता था 1/11 भाग। जमींदार को 1/11 भाग प्राप्त होता था, 1/11 भाग प्राप्त होता था। और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश सरकार को कर देने की जिम्मेदारी किसकी थी? कर देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। कर देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी, क्योंकि जमींदार को ही भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इस व्यवस्था को, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया था। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद इसको इरेज करके आगे की 2 पढ़ते हैं। इजारेदारी व्यवस्था, जिसको फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया, अर्थात वहां पे मालगुजारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ, मालगुजारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो भूमि का, जो भारत में भूमि का, जो कृषि का, जो आमदनी का जो मुख्य साधन था वो कृषि थी। भारत में आमदनी का मुख्य साधन कृषि थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान कृषि पर राजस्व कर के रूप में गया, जिससे वहां पे 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त होने के बाद, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो जाने के बाद वारेन हेस्टिंग ने एक पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो जाने के बाद वारेन हेस्टिंग ने एक पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था की योजना बनाई, पंचवर्षीय भू राजस्व की व्यवस्था बनाई, जिसमें जमींदारों को महत्व दिया गया और कृषि के कुल उत्पादन से कर के रूप में राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी योजना बनाई। कर के रूप में राजस्व वसूलने की एक योजना बनाई, जिसको पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था के रूप में जाना गया, जिससे कृषि के उत्पादन का, उपज का कर के रूप में उससे राजस्व वसूला जाएगा। तो इस व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया, जिसमें जमींदार को महत्व दिया गया और इस व्यवस्था को फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना गया, फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना गया। इस पंचवर्षीय योजना के असफल हो जाने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने एक वर्षीय योजना बंदोबस्त, एक वर्षीय भू बंदोबस्त व्यवस्था बनाई, एक भू राजस्व व्यवस्था, एक वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था बंदोबस्त व्यवस्था बनाई, जिसके वो भी असफल रही। किसने बनाई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने बनाई थी। किसमें बनाई थी? फार्मिंग सिस्टम में बनाई थी। इसके बाद 1774 ईस्वी में एक व्यापार बोर्ड का गठन किया गया, कलकत्ता में व्यापार बोर्ड का गठन किया गया और कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस ने 1774 में एक व्यापार बोर्ड का गठन किया। इसके बाद 1781 में कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में राजस्व समिति का गठन किया। 1781 में एक राजस्व समिति का गठन किया गया। इसके बाद 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में इस पंचवर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था और एक वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के असफल हो जाने के कारण कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में एक 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था की योजना बनाई, एक 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था की योजना बनाई, जिसको 1793 ईस्वी में स्थायी रूप प्रदान किया गया, जिसको 1793 ईस्वी में स्थायी रूप प्रदान किया गया और यह स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में जानी गई। ये स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में जानी गई और इस स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के प्रणेता या जनक के रूप में सर जॉन शोर को जाना जाता है। जनक या प्रणेता के रूप में सर जॉन शोर को जाना जाता है या माना जाता है। इसके बाद स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों को महत्व दिया गया, भूमि का वास्तविक मालिकाना हक जमींदार को दिया गया, जिसके कारण इस स्थायी बंदोबस्त का अन्य नाम जमींदारी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था पड़ा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का नाम जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था पड़ा, क्योंकि इस भूमि का मालिकाना हक जमींदार को दिया गया और भू राजस्व
को ब्रिटिश सरकार भू राजस्व जो कर वसूलती थी वो जमींदार से कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। कर लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को जमींदार को दिया गया, जमींदार से कर लेने की जिम्मेदारी जमींदार को दी गई और भूमि का मालिकाना हक जमींदार को दिया गया, जिसके कारण स्थायी बंदोबस्त का नाम जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था भी पड़ गया। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र पर लागू हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र पर लागू की गई थी। और ये ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ब्रिटिश भारत के अधिकाराधीन क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, उसके उन क्षेत्रों के 19% भाग पर भूभाग पर लागू हुई थी। अंग्रेजों द्वारा अधिकार किए गए भारत के क्षेत्र के 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। फिर से सुनिएगा, ब्रिटिश अधिकाराधीन भूभाग पर, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। अंग्रेजों द्वारा भारत के अधिकार किए गए भारत के क्षेत्र के 19% क्षेत्र पर, 19% भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। और इसमें कर के रूप में, राजस्व के रूप में कुल उपज का 10/11 भाग वसूल जाता था। कर के रूप में, राजस्व के रूप में 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार या ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार को जाता था और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था, अर्थात 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। तो ये थे आपके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और फार्मिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं आगे रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। इसको साफ करता हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और थॉमस मुनरो ने बनाई थी, रीड और थॉमस मुनरो ने बनाई थी। ये आपकी लागू हुई थी, यहाँ लिख रहा हूँ इधर। बंगाल, मद्रास, असम और दक्षिण भारत। अब इसको सुनिएगा, इसमें एक एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा इसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था को। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को हाईलाइट कीजिएगा। क्या कीजिएगा इसको, इसमें हाँ ये लिखेगा 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में ये एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा गया था, आईएएस में पूछा गया था। 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने, 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने तमिलनाडु के 12 माइल जिले में, तमिलनाडु के 12 माइल जिले में, तमिलनाडु के 12 माइल जिले में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को व्यवस्था को लागू किया गया था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। और इसमें इसको भूमि का मालिकाना हक किसानों को प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको किसान रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने तमिलनाडु के 12 माइल जिले में लागू की थी। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने तमिलनाडु के 12 माइल जिले में लागू की गई थी। और इसके बाद इसको 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने, 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने मद्रास में लागू किया गया था। इसलिए इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को रीड और थॉमस मुनरो ने लागू किया था, रीड और थॉमस मुनरो ने लागू किया गया था, लागू किया था। 1796 में थॉमस मुनरो ने भी इसको लागू किया था मद्रास में। और इसका जो क्षेत्र आपका बंगाल, मद्रास, असम और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लागू हुई थी। और इसमें कुल उपज का जो था, क्या इसमें आपको बताया, कुल उपज का 50 से 55% भाग कर के रूप में वसूल किया जाने लगा। और ये ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के, ब्रिटिश अधिकाराधीन भाग के 51% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू हुई थी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी 51% ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के 51% भूभाग पर लागू हुई थी इसे। और ये कर के रूप में 50 से कुल उपज का 50 से 55% भाग कर के राजस्व के रूप में वसूल किया जाने लगा। ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। और ये 3 से 10 वर्षों तक 10 वर्षीय योजना थी, 3 से 10 वर्षीय योजना थी। और इसको 1796 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने 3 से 10 वर्षीय योजना थी, लेकिन 1796 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने इसको 1 वर्षीय योजना में परिवर्तित किया था, इसको 1 वर्षीय योजना के रूप में बनाया था। 1796 ईस्वी में इसको 1 वर्षीय योजना के रूप में बनाया था। और
ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के 51% भाग पर इसको लागू की गई थी, इसको लागू की गई थी। और इसको एक वर्षीय आधार पर इसको वार्षिक 1 वर्षीय योजना के रूप में इसको बनाया था। 1796 में इसको उन्होंने 1 वर्षीय योजना को रूप में इसको लागू किया गया था। और ये ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के 51% भूभाग पर लागू हुई थी। और इसमें किसानों को क्या कहते हैं, कर के रूप में कर की जिम्मेदारी किसानों को सौंपी गई थी। किसानों को कर के रूप में जिम्मेदारी, कर वसूलने की जिम्मेदारी किसानों की थी। इसलिए इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को कुल उपज का 50 से 55% कर के रूप में लिया जाता था। और इसमें किसानों को कर के वसूलने की जिम्मेदारी कर किसानों की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में सर्वप्रथम हार्ड मैकेंजी ने लागू की थी। हार्ड मैकेंजी ने लागू की गई थी। और ये आपकी मालवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसमें इसका माल का अर्थ होता है मुखिया या जागीर। गांव का इससे कर वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो गांव के मुखिया को दी गई। गांव के मुखिया को या परिवार के मुखिया को कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। और सर्वप्रथम 1819 में हार्ड मैकेंजी ने इसको लागू किया गया था। इसके बाद 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने मालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश भारत के भूभाग के अधिकाराधीन क्षेत्र के 30% भूभाग पर इसको लागू किया गया। मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। और 60% कर के रूप में, राजस्व के रूप में वसूल करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को या परिवार के मुखिया को दी गई। राजस्व 60% राजस्व के रूप में वसूल करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई। और ये ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के 30% भूभाग पर इसको लागू किया गया था। और इसको लागू करते समय 1822 के रेगुलेटिंग एक्ट की धारा 7 के द्वारा इसको लागू किया गया था। और 1830 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम मानचित्र का प्रयोग किया गया। नक्शे के लिए भूमि के नक्शे के लिए मानचित्र का प्रयोग किया गया। और कर राजस्व का लेखा जोखा रखने के लिए सर्वप्रथम रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसमें किया गया था? मालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में 1833 ईस्वी में लागू की गई। मालवाड़ी व्यवस्था में 1830 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम नक्शे के रूप में मानचित्र और भूमि कर राजस्व का लेखा जोखा रखने के लिए रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसमें किया गया था? मालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में किया गया था। और कर के रूप में 60% कर के रूप में लिया गया, जिससे गाँव के मुखिया या परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी थी। इसके बाद ये ब्रिटिश अधिकाराधीन भूभाग के 30% भूभाग पर इसको मालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। और सर्वप्रथम इस मालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को सर्वप्रथम हार्ड मैकेंजी ने लागू किया गया था। और पूर्ण रूप से इसको 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के 30% ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र के 30% भूभाग पर इसको लागू किया गया था। और इसको 1700 ये हो गया आपका। तो ये थी आपके ब्रिटिशकालीन भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था, जिससे आप लोग नोट्स बनाइए, अपना तैयारी करिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।